जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप भी क्लास 10th में हो और 22 फरवरी को यानी कि कल आपका हिंदी का पेपर है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूँ एक वायरल मॉडल प्रश्न पत्र जो कि सत्र 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कक्षा 10 विषय हिंदी है और पूर्णांक 70 का है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, समय 3 घंटे 15 मिनट है। तो इसे हम पूरा सॉल्व करके आपको बताने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा वायरल मॉडल प्रश्न पत्र है। बिल्कुल इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में कल प्रश्न आएंगे, बिल्कुल इसी तरीके का पेपर आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं और पूरा सोल्यूशन करवाने वाला हूँ। आप यही जाकर छाप देना, यही आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले निर्देश क्या है। निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर कि पहला यहाँ पर कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद यहाँ पर दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों आ तथा खंड बा में विभाजित है। तीसरा है कि प्रश्न पत्र खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके ओएमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से ही गोले को पूर्ण रूप से काला करें। यानी कि ओएमआर शीट पर आपको जेल पेन से नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ बॉल पॉइंट पेन से ही आपको गोला काला करना है। इसके बाद क्या है कि खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन, उनके लिए एक एक नंबर आपके लिए दिया गया है। वहाँ पर यदि एक क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके से ये सब निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों पर, और बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय जो हैं वो किस युग के लेखक हैं। ऑप्शन ए है भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी है शुक्ल युग और ऑप्शन डी है शुक्लांतर युग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर बाबू गुलाब राय हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है निबंध, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है नाटक और ऑप्शन डी है कहानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निबंध। चिंतामणि निबंध विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी पूरा सोल्यूशन करवा दूंगा, इसे आप लोग तैयार कर लेना। तो तीसरा प्रश्न है यहाँ पर गबन किसकी रचना है। तो गबन है यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद्र की रचना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 4 है कि शुक्ल युग की समयावधि है। ऑप्शन ए है 1936 से 1943 तक, ऑप्शन बी है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन सी है 1900 से 1918 तक, और यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1919 से 1938 तक। शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 तक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा प्रश्न कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। ऑप्शन ए है जीवनी, बी है आत्मकथा और सी है साक्षात्कार और भेंटवार्ता, और ऑप्शन नंबर डी है रेखाचित्र। तो दोस्तों यह इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा आत्मकथा। यह जो नीड़ का निर्माण फिर है यह आत्मकथा है, विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 आपका यहाँ पर है, तो हाँ यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। ऑप्शन ए है द्विवेदी युग, ऑप्शन बी है भारतेंदु युग, ऑप्शन सी है प्रगतिवादी युग, ऑप्शन डी है यहाँ पर छायावादी युग। किस युग की रचना है प्रिय प्रवास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है कि मधुशाला किसकी रचना है। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है हरिऔध, ऑप्शन सी है हरिवंश राय बच्चन और ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो 7वें का सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि भारत भारती किसकी रचना है। ऑप्शन ए है सियाराम शरण गुप्त, ऑप्शन बी है मैथिली शरण गुप्त और ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। तो भारत भारती किसकी रचना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है कि आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल इसमें से कब तक है। ऑप्शन ए है सन 1843 से अब तक, ऑप्शन नंबर बी है 1643 ईस्वी से 1843 तक, ऑप्शन सी है सन 1918 से 1936 तक, और ऑप्शन डी है 1936 से 1943 तक। कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा 1843 से अब तक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1843 से अब तक। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है कि मतीराम किस युग के कवि हैं। जो मतीराम है वह किस युग के कवि हैं। ऑप्शन ए है आधुनिक काल, ऑप्शन बी है यहाँ पर आदिकाल, ऑप्शन सी है भक्तिकाल, ऑप्शन डी है रीतिकाल। किस युग के कवि हैं मतीराम। तो ये हैं रीतिकाल के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा रीतिकाल।
इसके बाद प्रश्न नंबर 11 है यहाँ पर कि हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है, सिंपल सा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हास्य। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है कि सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मानो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है आपका। ऑप्शन ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन बी है उत्प्रेक्षा अलंकार, ऑप्शन सी है रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान क्या होती है। मनु मानो जनु जानो मनौ जनौ शब्द आते हैं तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए मानो आ गया, मनु मानो आ गया, यहाँ पर देखिए मानो, तो इसीलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है यहाँ पर कि रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं, तो रोला छंद में होते हैं 4 चरण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है यहाँ पर कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो इसमें उपसर्ग है आपका आ, बड़ा आ हो जाएगा, क्योंकि आकर्षण उपसर्ग क्या होता है, शब्द के शुरुआत में लगता है, तो आ है यहाँ पर बड़ा, तो यहाँ पर बड़ा आ आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है कि रचना के आधार पर काव्य कितने भेद हैं, यानी कि रचना के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन डी है 3। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3, 15वें का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है कि पीताम्बर में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है कर्मधारय, ऑप्शन बी है द्वंद्व और ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बहुव्रीहि और ऑप्शन नंबर डी है तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास होगा, तो 16वें प्रश्न का बहुव्रीहि समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है यहाँ पर कि आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है। ऑप्शन ए है अश्रु, ऑप्शन बी है अंशु, ऑप्शन नंबर सी है रोना और ऑप्शन डी है आंख। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा यहाँ पर अश्रु। आंसू का तत्सम रूप अश्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में है यहाँ पर कि कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। कर्तवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। ऑप्शन ए है कर्ता की प्रधानता, ऑप्शन बी है कर्म की प्रधानता, ऑप्शन सी है भाव की प्रधानता और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा कर्ता की प्रधानता। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 19 है कि ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है। ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है, तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यह बात एक बता दूं कि यह क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर के लिए पूछा जाता है और आपने अगर इस तरह के प्रश्नों को अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ना भी मत, क्योंकि 1 नंबर के लिए आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट जाती हैं। इसमें याद करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन यह पूछा जाता है सिर्फ 1 नंबर के लिए। तो इसे यदि आपको समझ में नहीं आता तो इसे सिर्फ आपको छोड़ देना है, इसे नहीं करना, क्योंकि 1 नंबर के लिए इतना समय क्यों बर्बाद करना। कल आपका पेपर है तो इसीलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़िए। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है यहाँ पर कि निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम है। ऑप्शन ए है मनुष्य, ऑप्शन बी है बचपन, ऑप्शन सी है वह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वनाम हो जाएगा वह। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा वह। इसके बाद अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि पूर्णांक 50 का है, यानी कि 50 नंबर के लिए वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो मैंने ये आपके गद्यांश पद्यांश सब सॉल्व करवा दिए हैं, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 1 है यहाँ पर कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। तो दोस्तों इस गद्यांश को आपको कैसे सॉल्व करना। प्रश्न पहले यहाँ पर पढ़िए कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ आपको लिखना, गद्यांश पढ़ना कि यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती। मित्रता मिल गई, मित्रता पाठ का यह गद्यांश है और इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो संदर्भ आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इतना आपका संदर्भ होगा। इसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश की रेखांकित व्याख्या आप कैसे करोगे। यह रेखांकित अंश है, इतना आपका रेखांकित अंश है, तो इसकी भी आप लोग व्याख्या कर लेना। और यहाँ पर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं।
तो क्यों आकर्षित होते हैं वो यहाँ पर देखिए, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का और धीर उत्साही का। यहाँ से आपको शुरू करना है क्वेश्चन का आंसर, और इतना आपको 3 लाइनों का लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यह एक अथवा वाला आता है, तो इसे भी कर लेना। इसके बाद बढ़ते हैं पद्यांश की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका यहाँ पर पद्यांश पूछा जाता है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर यह एक पद्यांश है, तो इसे हम लोग पहले देखते हैं, पढ़ लेते हैं पहले इसे। तो यहाँ पर है यह कि चरण कमल बंदव हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिर लेहौ, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरव सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाए। इसमें कुछ समझे आप? यहाँ पर देखिए, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाए। सूरदास जी ने इस पद्यांश को लिखा है। तो इसका संदर्भ देखिए, यहाँ पर पद्यांश का संदर्भ पूछा गया, तो संदर्भ आप हेडिंग डाल करके इस तरीके से संदर्भ लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित जो पद है, एक पद पाठ है इनका, तो उस पाठ से लिया गया है, पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी, इतना संदर्भ आपको लिख देना है। इसके बाद क्या है यहाँ पर कि रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश कौन सा है? बहिरव सुनय गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। इतना है आपका रेखांकित अंश। तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप इस तरीके से करोगे कि सूरदास जी कहते हैं प्रयुक्त पद्यांश में कि श्री कृष्ण प्रभु की कृपा से बहरे व्यक्ति को भी सुनाई देने लगता है, और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, रंक चले सिर छत्र धारण। दरिद्र यानी कि गरीब व्यक्ति भी अपने सिर पर छत्र धारण कर राजा बन जाता है। तो इस तरीके से इसकी व्याख्या कुछ होगी। और इसके बाद उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, अलंकार भी आपको यहाँ पर बता देना है। इसके बाद दूसरा अथवा में भी एक पद्यांश आता है, तो यह भी इसी तरीके से कर लेना, जो आपको इसमें से आए वो कर लेना। इसके बाद आता है आपका संस्कृत का गद्यांश। यहाँ पर आता है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा याश्च केंद्रम स्थली अस्ति इत एवं संस्कृत वाड्यमस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसरतः। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से है, या कुछ संस्कृत का गद्यांश, तो इसे भी आपको सॉल्व कर लेना है। जिस तरीके से मैंने आपका हिंदी का बताया है उसी तरीके से यह संस्कृत का भी होगा। इसमें सिर्फ आपको हिंदी अनुवाद लिखना होगा और यहाँ पर आपको इसका संदर्भ लिखना होगा। यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न में बताया गया है कि संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो इसको भी मैंने आपको एक दूसरी वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ से आप इसे भी तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि किस तरीके से पूछा जाता है। और ये जो आपके यहाँ पर श्लोक आते हैं यानी कि संस्कृत पद्यांश, ये सभी मैंने करवा दिए हैं, तो उसे भी जाकर आप मोबाइल पर स्टडी चैनल पर जाकर के देख सकते हो। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 में पूछे जाते हैं कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर किसी एक का उत्तर देना है। इतने जो होते हैं वो खंड काव्य पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर देखें, तो खंड काव्य आपके जिले के हिसाब से आता है, तो यहाँ पर खंड काव्य आप अपने ज़िले के हिसाब से तैयार कीजिए, जो भी आपके ज़िले में आता है तो खंड काव्य इस तरीके से होगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में आता है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर पहला है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देखिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और ये सभी मैंने जीवन परिचय आपको करा दिए हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पहले ही कहा था कि इन्हें तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें भी आ गए हैं मॉडल प्रश्न पत्र में, तो इन्हें आप लोग तैयार कर लेना। इनकी वीडियोस सब आपको मोबाइल पर स्टडी चैनल पर मिल जाएंगी, तो इन्हें भी तैयार कर लेना जीवन परिचय को। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 6 का खा, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। तो यहाँ पर कवियों में भी गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत और महाकवि सूरदास, इन सभी के जीवन परिचय के वीडियो मैंने बना दिया है, उन्हें आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हो। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। एक श्लोक आपको लिखना जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो एक श्लोक भी आपको याद कर लेना, 2 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ पर देखिए 4 प्रश्न आपके दिए गए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा। इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, 4 में से 2 प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ से आपके 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में आता है निबंध। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण सुरक्षा के उपाय पहला है, दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, और तीसरा है यहाँ पर कि जनसंख्या लाभ तथा हानि, और चौथा है यहाँ पर कि नारी सशक्तिकरण।
तो इतने ये जो निबंध हैं ये सब मैंने करवा दिए हैं, तो इनके भी वीडियो चैनल पर हैं, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो और निबंध तैयार कर सकते हो। और इसके बाद आखिरी प्रश्न में आता है 10वां प्रश्न कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे। यहाँ पर पत्र आया है 4 नंबर के लिए। अथवा में एक और दिया गया है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखे जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। तो ये 2 पत्र दोस्तों आपको लिखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यही था पूरा मॉडल पेपर, तो यही आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो कल जो आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर होगा एकदम इसी तरीके का आएगा, तो यही पैटर्न पर होगा, तो इसे भी आप लोग इन प्रश्नों को भी तैयार कर लेना। तो दोस्तों अभी तक आपने यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपके सभी सब्जेक्ट हैं क्लास 10 के, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जा रही है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।